हेलो दोस्तों, स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। इस आर्टिकल की हेडलाइन आप मेरे पीछे भी पढ़ सकते हो। हेडलाइन है दोस्तों, यूथ पावर विल मेक इंडिया अ डेवलप नेशन। यूथ पावर विल मेक इंडिया अ डेवलप नेशन। ये स्टेटमेंट था दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का। और ये स्टेटमेंट उन्होंने बोला एक फंक्शन में, जो हम लोग नेशनल यूथ डे जो हर साल 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, उसके उपलक्ष्य में रखा था। इस फंक्शन में दोस्तों उन्होंने हमारी देश के लिए अपना एक विजन रखा, युवाओं के लिए उन्होंने भी अपना एक विजन रखा। उन्होंने बोला कि हम 1 लाख भारतीय युवाओं को राजनीति में लेकर आएंगे, पॉलिटिक्स में लेकर आएंगे। जनरली ये माना जाता है कि हमारे युवा जो है पॉलिटिक्स को एक बहुत डर्टी गेम मानते हैं और पॉलिटिक्स से दूर रहना प्रेफर करते हैं। पर मोदी जी ने बोला है कि हम देश के 1 लाख युवाओं को राजनीति में, पॉलिटिक्स में लेकर आएंगे। उसके साथ ही दोस्तों इन्होंने देश के सामने अपना विजन भी रखा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर जी ने कौन सा विजन रखा है। उसके साथ हम लोग ये स्टडी करेंगे कि नेशनल यूथ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, उसका रीज़न क्या है, और जिनके ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी, उनकी लाइफ हिस्ट्री देखेंगे। उनकी जो फिलॉसॉफी थी, जो वो वैल्यूज़ प्रीच करते थे, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक जो है हमें इथिक्स के पेपर में भी काम में आता है, जहां हमें इंडियन फिलॉसॉफी, इंडियन फिर स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के बारे में, इंडियन वैल्यूज़ के बारे में पूछा जाता है, या युवाओं में कौन सी वैल्यूज़ होनी चाहिए, हम एक आइडियल युवा कैसे बनाए जो हमारी देश को उन्नति को ओर लेके जाए। ये सारे पॉइंट्स जो है आपको इस आर्टिकल से, इस वीडियो से समझने में हेल्प होगी। तो चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल को और इस वीडियो को थोड़ा कैरी ऑन करते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, इन्होंने नेशनल यूथ डे जो 2025 है, इसके सेलिब्रेशन के इस पर कहा कि हमें भारत को विकसित बनाना है, इंडिया को हमें एक डेवलप स्टेट बनाना है। कब तक? 2047 तक। 2047 तक इंडिया को हमें एक डेवलप कंट्री बनानी है, और उसके लिए हमें एक कंसिस्टेंट एफर्ट लेने होंगे इकोनॉमी में, इकोलॉजी पे, और दोस्तों उसके साथ यूथ, स्किल्ड यूथ। इकोनॉमी, इकोलॉजी और स्किल्ड यूथ, ये हमारे देश को प्रगति की ओर लेके जाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, साथ ही उन्होंने कहा कि जो डेवलप इंडिया जो होगा, डेवलप इंडिया में इकोनॉमी और इकोलॉजी, इकोनॉमी और हमारा एनवायरनमेंट दोनों एकदम फ्लोरिशिंग होंगे, विकसित होंगे, ग्रोविंग होंगे, और हमारे पास दुनिया की सबसे लार्जेस्ट स्किल्ड यूथ फोर्स होगी। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट स्किल्ड यूथ फोर्स। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। हमारी पॉपुलेशन में युवाओं का परसेंट जो है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, और इसी को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं, जिसे अगर हम प्रॉपरली यूज़ करें तो हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, सबसे विकसित और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकते हैं। और इसी में दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक बात को भी नोट किया, वो ये थी कि दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, और भी कई है, जिन्हें आज यंग भारतीय, यूथ इंडियंस ही रन कर रहे हैं। तो यही युवा जो है हमारी देश को आगे बढ़ाएंगे और हमारी देश की ग्रोथ को आगे लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि भारत को युवा देश क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत को युवा देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये जो यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो हर साल स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट ये प्रेजेंट करती है, जिसमें दुनिया की पॉपुलेशंस के बारे में इनके एस्टिमेट्स होते हैं। और इसकी रिपोर्ट्स जो 2024 की है, उसके हिसाब से दोस्तों 2024 में इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1.4 बिलियन होगी। और इस 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में दोस्तों 24% जो पॉपुलेशन है वो दोस्तों एज ग्रुप होगा उसका 0 से 14। यानी अगर इस रिपोर्ट को हम डिटेल में देखें तो हमें ये समझ में आता है कि 2024 में दोस्तों 24% जो है हमारी पॉपुलेशन जो है उसका एज है 0 से 14, और वैसे ही 17% पॉपुलेशन जो है वो 10 से 19 के एज ग्रुप में आती है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों अगर हम बात करें 26% पॉपुलेशन जिनका एज ग्रुप जो आता है वो आता है 10 से 24%। यानी दोस्तों अगर हम लोग इन दोनों का एडिशन कर दे तो 50% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो 24 साल से कम उम्र की है। 24 साल से कम उम्र की हमारी ऐसी 50% पॉपुलेशन है। और जो ये 15 से 64 का एज ग्रुप है,
जिसे हम लोग वर्किंग पॉपुलेशन भी कहते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करके इनकम जनरेशन का काम करती है, तो उसका परसेंट दोस्तों आज की डेट में 68% है। यानी ये लोग जब युवा होंगे, यानी हम लोग आने वाले 20 से 25 सालों तक हमारी कंट्री में वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है, इनका परसेंट हमेशा ज़्यादा रहेगा। और दोस्तों इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो मेल जो है उसमें 71% है, पर वही फीमेल की बात करें तो दोस्तों 74 ईयर्स। जहाँ पे मेल जो है 71 ईयर जिंदा रह सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे वुमन जो है, औरतें जो है वो 74 साल 74 ईयर तक जिंदा रहती है। और इसी रिपोर्ट में दोस्तों ये भी प्रिडिक्ट किया गया है कि हमारी पॉपुलेशन कब तक बढ़ेगी। दोस्तों आज की डेट में हम दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है। हमने चाइना को दोस्तों बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि चाइना की पॉपुलेशन जो है दिन ब दिन कम होती जाएगी, पर इंडिया की पॉपुलेशन जो है ये बढ़ने वाली है। कब तक? तो दोस्तों 2060 तक, 2060 तक हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी और हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी दोस्तों 1.7 बिलियन, और उसके बाद कहीं हमारी पॉपुलेशन कम होना शुरू होंगी। यानी दोस्तों यहाँ पर टोटल 2100 तक, तब तक हम लोग दुनिया के सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री रहने वाली है। और हमारी कंट्री में यूथ फोर्स जो है, यंग पब्लिक का जो परसेंट जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा आने वाले 50 से 70 सालों तक। तो दोस्तों इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड को हमें हार्वेस्ट करना है और हमारी कंट्री को हमें दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनाना है। अब दोस्तों ये तो हो गया कि इंडिया युवाओं की देश है, ओके, और इंडिया को यूथ कंट्री क्यों कहा जाता है, यंग कंट्री क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अब इस डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, इससे डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है और बहुत ग्रोथ भी हो सकती है। तो हमें हमारे युवाओं को वैल्यूज सिखाने की ज़रूरत है, इंडियन वैल्यूज़ और ट्रेडिशन में सिखाने की ज़रूरत है। और इसी बात को दोस्तों बहुत पहले ही हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी है, इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था और उन्होंने इस बात पर फोकस भी किया था। तो दोस्तों नेशनल यूथ डे जो है हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी को, और इसके पीछे का रीज़न होता है दोस्तों बर्थ एनिवर्सरी। किनकी? तो श्री स्वामी विवेकानंद जी की, जो इंडिया के एक बहुत बड़े आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर, एक स्पिरिचुअल गुरु थे और एक यूथ आइकॉन भी थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1984 से नेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन शुरू किया था। और इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था दोस्तों कि यंगर जनरेशन को श्री स्वामी विवेकानंद जी की फिलॉसॉफी, आइडियल्स के बारे में बताया जा सके, ताकि हमारी जनरेशन इनकी फिलॉसॉफी और आइडियल्स के हिसाब से आगे बढ़े। स्वामी विवेकानंद जी की जो फिलॉसॉफी है दोस्तों, उसे न्यू वेदांता कहते हैं, न्यू वेदांता। अब दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की थोड़ी लाइफ हिस्ट्री भी देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का दोस्तों जन्म जो हुआ था, उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1963 को कोलकाता में। और उनका बर्थ के टाइम पर जो नाम था वो था दोस्तों नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त। इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज कब आया? लाइफ में इनके बहुत बड़ा चेंज तब आया जब इन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस जी से 1881 में मुलाकात की थी। और जो रामकृष्ण जी की थी, उनकी जो टीचिंग्स थी, जिसमें डिवाइन यूनिटी और सेल्फ रियलाइजेशन, डिवाइन यूनिटी और सेल्फ रियलाइजेशन, इसका मतलब दोस्तों दैवीय एकता और आत्मबोध, इनसे स्वामी विवेकानंद जी बहुत प्रभावित हुए और ये भी स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते पर चल पड़े। अब दोस्तों स्वामी जो राधा कृष्ण जी जो थे, इनकी डेथ हो गई 1986 में। और इनकी डेथ के बाद इनके जो बाकी के शिष्य थे, उन्होंने भी स्वामी विवेकानंद की तरह ही जो सांसारिक जीवन होता है उसका त्याग कर दिया और एक मॉन्क, एक भिक्षु बन गए। और एक भिक्षु बनकर स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारत भर यात्रा की। उस यात्रा में उन्होंने दोस्तों गरीबों का दुख देखा और उन्होंने उनकी जो स्पिरिचुअल है, अध्यात्म और जो मानवीय सेवा वाली फिलॉसॉफी है, अध्यात्म और मानवीय सेवा, ये जो उनकी फिलॉसॉफी है, इसको उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। और दोस्तों इसी जर्नी में उनके साथ, इसी जर्नी में दोस्तों उन्होंने यूएसए में भी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस जो शिकागो में हुई थी उसे अटेंड किया था 1893 में। और इस वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में दोस्तों वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदू रिलीजन गए थे, उनको तब वहाँ पर भेजा गया था। और ऐसा कहते हैं कि ये जो पूरी
वर्ल्ड पार्लियामेंट जो थी, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, इन्होंने इसको पूरा जीता था। इसके पीछे का रीज़न ये था दोस्तों, जहाँ पे हर धर्म के जो गुरु है उन्होंने आकर संबोधन किया था। किसी ने गॉड ब्लेस यू कहा था, किसी ने हेलो कहा होगा, पर हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने सबको संबोधन किया था एज अ सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, भाइयों और बहनों। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे बड़ी जो वेदांता की जो टीचिंग थी, जिसे कहते हैं दोस्तों इंटरफेथ हार्मनी, ओके, सारे धर्मों के बीच में सद्भाव और सारे लोगों को भाई और बहन से नज़र से देखने का जो टीचिंग जो है, जो शिक्षा जो है इंडियन फिलॉसफी की, इंडियन स्पिरिचुअलिज्म की, उसे दुनिया के सामने रखा और उन्होंने इस पार्लियामेंट को दोस्तों जीत लिया था। और इस पार्लियामेंट में ही उन्होंने वेदांता का मैसेज भी वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिम देशों को दिया था। ये इनकी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और जिनके लिए ये जाने भी जाते हैं। इनके एक परम मित्र थे जिनका नाम था महाराज अजीत सिंह, जो खत्री स्टेट के राजा थे। इनके कहने पर ही स्वामी विवेकानंद जी ने अपना नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा था। स्वामी विवेकानंद के पहले इनका नाम होता था सच्चिदानंद, मतलब देवेंद्रनाथ दत्त से वो सच्चिदानंद बने थे और महाराजा ऑफ खत्री के रिक्वेस्ट पर उन्होंने अपना नाम जो है वो स्वामी विवेकानंद रखा था। और इनके फिलॉसफी जो थी दोस्तों, उसे न्यू वेदांता कहते हैं। इनकी फिलॉसफी को न्यू वेदांता कहते हैं, जहाँ पे इन्होंने इंडियन जो हमारी हिंदुइज्म है, हिंदू फिलॉसफी जो है, इसे वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से, मतलब पश्चिमी दृष्टिकोण के हिसाब से इन्होंने इसको इंटरप्रेट किया था, परिभाषित किया था, इसकी व्याख्या दी थी। और दोस्तों यहाँ पर जहाँ पे इंडिया में स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वही वेस्टर्न वर्ल्ड में, पश्चिम देशों में मटेरियलिज्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अगर हम लोग आज की लाइफ भी बात करें तो आज की लाइफ में भी दोस्तों मटेरियलिज्म तो मैटर करता है। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो न्यू वेदांता फिलॉसफी है, इसमें दोस्तों स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल प्रोग्रेस दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी हम मटेरियल चीज़ों को परसू करते हुए, मटेरियलिज्म को भी फॉलो करते हुए स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, आध्यात्मिक विकास भी अचीव कर सकते हैं। ये इनकी टीचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब दोस्तों इनकी टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो थी दोस्तों यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी। यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि ये मानते थे यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। इनके हिसाब से सारे धर्म जो है सब एक है। इनके हिसाब से हर धर्म क्या बता रहा है, तो एक अलग अलग रास्ता बता रहा है और सारे ये रास्ते एक ही वास्तविकता तक जाते हैं। तो इन सारे धर्मों का जो है ये अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं आप लोग, पर अल्टीमेटली कहाँ पर जाना है, अल्टीमेट रियलिटी, एक अंतिम वास्तविकता, और इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी। इसलिए स्वामी विवेकानंद जो थे वो यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन में बिलीव करते थे और सभी धर्मों के सम्मान में बिलीव करते थे। उनके हिसाब से सभी धर्म जो है ये अलग अलग रास्ते हैं, पर एट द एंड हम कहाँ पर पहुँचेंगे, तो एक ही जगह पर पहुँचेंगे, जो होगी अंतिम वास्तविकता। और दोस्तों इनकी फिलॉसफी का सबसे इंपॉर्टेंट फोकस जो था वो था दोस्तों सेल्फ रियलाइजेशन, यानी नोइंग योरसेल्फ। हमें खुद के बारे में रियलाइजेशन होना चाहिए, खुद के बारे में नॉलेज होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ये इनकी फिलॉसफी की मेन टीचिंग थी। और इनका एक फेमस कोट जो आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है, वो कोट था दोस्तों, यू आर द क्रिएटर ऑफ यूर ओन डेस्टिनी। यू आर द क्रिएटर ऑफ यूर ओन डेस्टिनी। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। यानी दोस्तों हमारी डेस्टिनी जो है, ओके, हमारा भाग्य जो है ये पूर्व लिखित नहीं है, बल्कि हमारा भाग्य जो है ये हम अपने कर्मों से लिखते हैं, जो इसी जन्म में करते हैं। तो दोस्तों ये इनके फिलॉसफी का एक मेजर टीचिंग ये आता है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ यूर ओन डेस्टिनी। और दोस्तों आप सब लोग जो एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, आप भी इस कोट में बिलीव करते होंगे और आप इस कोट को फॉलो कर रहे हो। तो याद रखिएगा, यू आर द क्रिएटर ऑफ यूर ओन डेस्टिनी। और साथ ही दोस्तों इनकी टीचिंग में आती है कर्मा डॉक्ट्रिन, कर्म योगा, जो गीता में भी बताया गया था। इनके हिसाब से सबसे बड़ी पूजा कौन सी होगी, तो दोस्तों सबसे बड़ी पूजा जो है वो है मानवता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा कौन सी होगी, वो होगी मानवता की सेवा। और उसके साथ दोस्तों इन्होंने दो चीजों पर और फोकस रखा, वो था दोस्तों सेल्फलेस एक्शन और सोशल सर्विस। सेल्फलेस एक्शन, निस्वार्थ कार्य, और समाज की सेवा।
समाज की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है, ये स्वामी विवेकानंद जी का मानना था और यही उनकी वैल्यूज़ है और यही वो वैल्यूज़ आने वाले युवाओं में रिफ्लेक्ट करना चाहते थे, उनको पढ़ाना चाहते थे। इनकी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वैल्यू, जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टीचिंग है वो है दोस्तों स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस। उन्होंने स्ट्रेंथ और फियरलेसनेस ये युवाओं के लिए इस वैल्यू का इम्पोर्टेंस बताया था कि हमारे युवा स्ट्रॉन्गर होने चाहिए और वो फियरलेस होने चाहिए। और इस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों उनका एक फेमस कोट है, वो कोट है दोस्तों, अवेक, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। मतलब दोस्तों क्या होगा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद जी का कोट आपको एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। इसका मतलब होता है दोस्तों हमारे युवाओं में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आपने जो भी अपना गोल रखा होगा वो गोल जब तक अचीव नहीं होता आपने मेहनत करनी है, करेज रखना है, हिम्मत रखना है और निर्भय होके पूरी निरंतरता के साथ कोशिश करनी है और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता। इस कोड के साथ भी आप को रिलेट हो सकते हो। अगर आप एक एस्पिरेंट हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी आपके इस जर्नी में एक मेजर यूथ आइकॉन तो है ही, एक स्पिरिचुअल गाइड के रूप में भी आपको हेल्प कर सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पे एजुकेशन और सोशल अपलिफ्टमेंट, इन वैल्यूज़ के बारे में भी इंपॉर्टेंस बताया था कि हमारे समाज में आज जो औरतों की जो दुर्दशा है और जो हमारी देश की दुर्दशा है इकोनॉमी केस में, गरीबी केस में, इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और ये रास्ता स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों हमें 18वीं शताब्दी में ही बताया था। वो था दोस्तों एजुकेशन। पर एजुकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए, तो दोस्तों इनके हिसाब से एजुकेशन में स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। ओके, जहाँ एजुकेशन ओनली मटेरियलिस्टिक दी जाती है, ओनली साइंटिफिक दी जाती है, यहाँ पर इन्होंने बोला कि एजुकेशन में स्पिरिचुअलिज्म भी होना चाहिए, साइंस भी होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए। तो साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी वाली एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने प्रमोट किया था, जिससे क्या होगा, वुमन एम्पावरमेंट होगा और हमारे समाज में समानता प्रस्थापित होगी। तो दोस्तों ये सब कुछ थे स्वामी विवेकानंद जी के टीचिंग के इम्पोर्टेंट पॉइंट। इनके टीचिंग में इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप जिन्हें डिटेल में पढ़ सकते हो, जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे और लाइफ में भी आपकी हेल्प करेंगे, आपको वो एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगे। तो दोस्तों ये था नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी की हिस्ट्री और उनकी टीचिंग्स के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ हमारे लाइक सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब दोस्तों इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको स्टडी आईक्यू के निश्चय 3 बैच के बारे में बता दूं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, पंजाब, आसाम, हरियाणा, एमपी, जम्मू कश्मीर या वेस्ट बंगाल, इनमें से किसी भी स्टेट पीसीएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्तों स्टडी आईक्यू ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपकी प्रिपरेशन के लिए। ये प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करेगा एकदम बेसिक फाउंडेशन से, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों फेजेस में ये आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराएगा। यहाँ पर रोज़ दोस्तों सुबह शाम को 6 बजे से आपकी लाइव क्लास होगी, 1000 घंटों से ज़्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। इनके रिकॉर्डेड वीडियोज़ आपको मिलेंगे, जो वीडियोज़ आप बार बार देख सकते हो, जिनकी वैलिडिटी पूरी 1 साल की होगी। दोस्तों क्लासेस जो है ये बायलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाए जाएंगे। हर क्लास के बाद आपको क्रक्स नोट्स दिया जाएगा, जहाँ पर आप डिटेल में टॉपिक को पढ़ सकते हो। साथ ही दोस्तों आप तो खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे ही, स्टडी आईक्यू भी अपने हैंड रिटन नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करेगा। आपकी सीसैट की प्रिपरेशन होगी, प्रीलिम्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी और दोस्तों आपको एक मेंटोर भी असाइन किया जाएगा जो 24/7 अवेलेबल होगा, जिन पर आप कभी भी फ़ोन पर बात कर सकते हो, जो आपके एकेडमिक और नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। ये आपकी पूरी जर्नी में आपको एक मोटिवेशन देंगे, मोटिवेटेड रखेंगे और आपको कभी भी लो नहीं होने देंगे। तो दोस्तों ज़्यादा सोचिए मत, अगर आप अपना सपना अचीव करना चाहते हैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का, तो जल्दी से जल्दी हमारी इस निश्चय 3 बैच को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बैच जो है दोस्तों आपको सिर्फ 9,999 में मिल जाएगी। पर कब? जब आप मेरा फैकल्टी कोड यूज़ करोगे, जो है दोस्तों PSK लाइव। अगर आप ये PSK लाइव कोड अप्लाई करोगे तो दोस्तों ये बैच जो है आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो मेरा कोड PSK लाइव यूज़ कीजिए
और हमारी निश्चय 3 बैच में जल्दी से जल्दी दोस्तों एडमिशन ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।